जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी टीचिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं वो अपने डीएलएड कोर्स में एंजॉय कर रहे होंगे और जिनका हो गया है वो लोग स्कूल में या फिर अपनी तैयारी के साथ जो है अपनी टीचिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी तैयारी के इसी क्रम में आज मैं आपके सामने हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि टेट एग्जाम्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको दे सकते हैं और इनकी तैयारी कैसे हमको शुरुआत करनी चाहिए। इन सब प्रश्नों के साथ और भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि लास्ट तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। आइए जानते हैं कि टेट एग्जाम्स क्या होते हैं। साथियों, पहले प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि टेट एग्जाम्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टीईटी एग्जाम्स में इन एग्जाम्स को हम बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेट एग्जाम होते हैं इन्हीं को टीईटी एग्जाम भी बोला जाता है। टीईटी एग्जाम का पूरा नाम होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब एक टीचर बनने के लिए आपको जो पात्रता चाहिए होती है वो पात्रता आप में है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए जो है ऐसे टेट एग्जाम्स हमारी सरकारों द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है लिए जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है? तो ऐसा नहीं है, हमारी एजेंसियां हैं जिनको ये काम दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि सीटेट में, तो सीटेट का जो एग्जाम है अभी हमारा जो है वो सीबीएसई लेता है, ठीक। और जो अगर हम बात करें एमपी टेट की, तो एमपी टेट का जो एग्जाम है वो हमारा ईएसबी लेता है। तो इसी प्रकार जो है अनेक प्रकार के टेट एग्जाम्स होते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना टेट एग्जाम होता है। जैसे कि टेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम होता है आपका सी टेट का, एक होता है एमपी टेट का, एक होगा आपका यूपी टेट। इसी प्रकार से जो है प्रत्येक राज्य का अपना टेट एग्जाम होता है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बल्कि अनेक राज्यों के अपने खुद के टेट एग्जाम्स होते हैं, जिनको ये इन राज्यों की जो सरकारें होती है वो अपनी एजेंसियों को देकर के उनके थ्रू कंडक्ट करवाती है। तो हम लोगों को बात करनी है कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। ये जो है ये एक सेंट्रल का एग्जाम होता है जो अकेले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है सीबीएसई के थ्रू, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेट एग्जाम मतलब कि टोटल टेट एग्जाम के बारे में, कि भाई ये जैसे है तो ये सभी क्या होते हैं, स्टेट के टेट होते हैं। तो इन सबको हम एक साथ, और भी जो एग्जाम के नाम हमने नहीं लिखे हैं उन सबको हम एक साथ बोल देते हैं एस्टेट। तो टेट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सी टेट और एस्टेट क्या होते हैं, कैसे हम इनकी तैयारी कर सकते हैं, क्या साथ साथ इनकी तैयारी करना जो है पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे जो एस्टेट होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और सी टेट की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत अच्छे से इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए जो टेट एग्जाम होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेनली दो प्रकार के हम इनको बोल सकते हैं कि एक होता है आपका सी टेट और एक होता है आपका एस टेट। सी टेट का आपका मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब वो परीक्षा जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ली जाती है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों में अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन स्कूलों की जो चयन परीक्षा होती है उसमें बैठने के लिए जो है हमको इस एग्जाम को पास करना होता है। दूसरा है हमारा एस्टेट। तो एस्टेट का नाम होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब स्टेट की जगह पे हम जिस स्टेट का नाम लगाएंगे ये उस राज्य का जो है टेट एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि स्टेट की जगह पे हमने लिख दिया एमपी टेट, एमपी लिख दिया, भाई स्टेट हमारा एमपी है कि नहीं, मध्य प्रदेश। तो एमपी टीईटी अगर हम लिख देते हैं तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। वैसे ही एमपी के स्थान पे अगर हम यूपी लिख देते हैं तो ये हो जाता है हमारा यूपी टेट, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपी टेट, यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारे प्रत्येक राज्य के जो है टेट एग्जाम्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमको टीचर बनना है भाई, तो टीचर हम कैसे बन सकते हैं? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या होता है आपको कि 3 फेज पास करने पड़ते हैं, कहीं कहीं पे 2 होते हैं। पहला होता है आपका प्री, दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो साथियों अगर हम बात करें कि प्री क्या होता है, तो ये जो आपको मैंने टेट एग्जाम बताया भाई, तो सी टेट हो या एस टेट हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी वो आपका कहलाता है प्री, मतलब फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है आपका
मीन्स मतलब एक जो है आपका टीचर सिलेक्शन टेस्ट भी होता है जिसको रिक्रूटमेंट एग्जाम हम बोलते हैं, तो वो होती है आपकी शिक्षक चयन परीक्षा। जो जैसे हमारा स्टेट टेट और सेंट्रल वाला टेट होता है, वैसे ही प्रत्येक स्टेट का अपना जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होता है और सेंट्रल का भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। जो स्कूल वही सरकार के केंद्र सरकार के अधीन आते हैं उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट और पात्रता परीक्षा दोनों जो है भाई हमारी वो केंद्र सरकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। वैसे ही जो स्कूल हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो उसके फिर चाहे वो रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या फिर पात्रता परीक्षाएं हो या इंटरव्यू हो, तीनों चीजें जो है वो हमारी स्टेट टेट करवाती है। अगर हम बात करते हैं कि प्री और मेंस की, तो ये प्रत्येक जगह पे मतलब हर स्कूल में टीचर बनने के लिए जो है बहुत जरूरी होता है। बिना प्री और मेंस निकाले मतलब बिना रिक्रूटमेंट टेट और पात्रता परीक्षा पास किए आप जो है एक टीचर नहीं बन सकते। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो ये हमारा तीसरा चरण होता है। ये जो है हर जगह पे कंपलसरी नहीं होता है, कुछ स्कूलों में होता है भाई, जो सरकारें इसको लेना चाहती है वो लेती है, बाकी जगह पे ये नहीं होता। मतलब हम जरूरी नहीं कह सकते कि इंटरव्यू आपको सब जगह देना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें केवीएस की, तो केवीएस में आपका इंटरव्यू होगा, ये सेंट्रल के स्कूल है भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पे DSSB की, तो ये जो DSSB होता है इसमें आपका जो है कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें आपको प्री और मेंस देना पड़ता है, बस हो गया, उसके बाद आप टीचर बन जाते हैं। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है, केवीएस में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और DSSB में नहीं देना पड़ता है। लेकिन DSSB में आपको प्री भी देना पड़ेगा और मेंस भी देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि सीटेट और एस्टेट में क्या अंतर है, हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इतनी बात आप लोग समझे कि आपको अगर टीचर बनना है तो आपको इन 3 स्टेप से होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हमने टेट देखा, ये जो पहला स्टेप है वो हमारा टेट है। दूसरा स्टेप होता है हमारा TST मतलब टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर टीचर सिलेक्शन टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, मतलब शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो ये सभी जगह पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ जो हमारे केंद्रीय स्कूल होते हैं या कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल होते हैं उनमें जो है इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, जो सरकार चाहेगी कि भाई हमको टीचर का इंटरव्यू लेना है तो वो इंटरव्यू लेगी, और जो नहीं चाहेगी तो वो नहीं लेगी। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझे। आइए अब जानते हैं सीटेट और एस्टेट के बारे में। देखिए, जो सीटेट होता है ये सेंट्रल का एग्जाम होता है। किसका होता है भाई? केंद्र का, मतलब इसको केंद्र सरकार करवाती है। और ये होता है आपका राज्य का, मतलब आप किसी राज्य में टीचर बनना चाहते हैं तो। लेकिन जो सेंट्रल का एग्जाम होता है CTET, इसमें आपको एक फायदा ये होता है कि जो कुछ राज्य होते हैं वो इक्विवेलेंट मान लेते हैं अपने एस्टेट के सीटेट को। मतलब आपने सीटेट निकाला हुआ है तो आप इस स्टेट के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है किसी किसी स्टेट में जो सीटेट को मान्यता देते हैं, उन जगह पे जो है आप इसको इस जगह पे यहाँ पे बैठ सकते हैं बिना टेट दिए भी। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी स्टेट की, यूपी में क्या होता है कि इसका अपना यूपी टेट तो होता ही है, लेकिन ये क्या करता है, यूपी टेट को इक्विवेलेंट मान लेता है सी टेट के। तो इसमें क्या होता है कि जिस विद्यार्थी ने भी सीटेट निकाल लिया है और यूपी टेट नहीं दिया है तो वो भी इसका जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है सुपर टेट का, वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही जो है हमारे बिहार में भी है। अगर हम बात करते हैं तो बिहार में क्या होता है कि बिहार टेट होता है। ठीक है, इसको ही वो लोग भी इसको बिहार के लोग जो है इसको एस्टेट बोलते हैं। और ये जो बिहार का टेट होता है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो बिहार राज्य है ये भी इसको इक्विवेलेंट मानता है आपके सीटेट के। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप जो है सीटेट निकाले हैं तो केवल केंद्र के ही एग्जाम में जाएंगे। इन स्टेट में जो है और इसके जैसे ही अनेक स्टेट जो सीटेट को मान्यता देते हैं उन जगह पे भी जाकर के आप डायरेक्ट वहां का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, मतलब TST सेकेंड फेज जो होता है, उसको निकाल के आप वहां पे भी टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल की जो तैयारी हम सीटेट की करते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर टू स्टेट के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने MPTET की जो है तैयारी अपनी कर रखी है, तो MPTET में क्या होता है कि जैसे आपने MPTET का एग्जाम दिया, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा इसको बोला जाता है, इसका पूरा नाम है कि MP मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो MPTET का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप इसको तैयार करने के बाद जो है आप केवल MP का TST दे सकते हैं। मतलब आप केवल MP का TST दे सकते हैं, मतलब आप केवल मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा में ही बैठ सकते हैं।
एमपीटीईटी या फिर ऐसे जो है स्टेट टेट अगर आपने दिया है तो अदर स्टेट अगर मान्यता दे रहे हैं तो ही, बाकी ऐसा बहुत कम होता है कि अदर स्टेट के टेट को मान्यता दे दी जाए। तो इसीलिए जो है एमपीटीईटी की तैयारी आपने अगर की है तो आप केवल इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जो सीटीईटी होता है इसको तैयार करने के बाद एमपीटीईटी में तो आप नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन सेंट्रल के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें और जो राज्य सीटेट को मान्यता देते हैं उनके टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट में, टीचर सिलेक्शन टेस्ट में जो है आप बैठ सकते हैं और उसको निकालने के बाद आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी तैयारी करना भी गलत नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम दोनों की जो तैयारी वो साथ में कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेनली जो डिफरेंस है वो सीटेट और एस्टेट में इतना ही है। अगर हम बात करते हैं लेवल की, तो लेवल जो है ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है कि भाई जिस लेवल पे आंसर आप क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं उसी लेवल पे जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ भी पूछे जाएंगे। दोनों का लेवल आपका सेम होता है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ राज्यों में तो डिट्टो सीटेट का सिलेबस आपको दे दिया जाता है कि भाई आप इसको पढ़ के आइए और इसमें जो है एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एमपी के बारे में, तो अगर आप एमपीटीईटी का सिलेबस देखेंगे तो वो बिल्कुल बराबर है किसके, सीटीईटी के। कुछ कुछ टॉपिक्स में जो है अंतर है। तो आइए अब देखते हैं कि हम सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, फिर देखेंगे कि एस्टेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो सिलेबस है वो हमारा सीटीईटी का और एस्टेट का कुछ कुछ राज्यों में जो है बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करते हैं एमपी की, मतलब मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो उसका जो सिलेबस है वो लगभग हमारे सीटेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। कुछ एक ही टॉपिक ऐसे हैं जो अलग अलग है। इवन वो तो पेडागोजी अगर हम सब्जेक्ट देखते हैं तो उनका सिलेबस तो बिल्कुल सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम सीटेट की बात करें, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ एमपीटेट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तैयारी मतलब कि प्रिपरेशन की, तो देखिए तैयारी में क्या होता है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है आपका सिलेबस का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, सिलेबस का। मतलब चाहे आप तैयारी सीटेट की करो या एस्टेट की करो, पहली प्राथमिकता आपको किसको देनी है, सिलेबस को। मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सी चीजें पूछी जाएगी, सिलेबस किस प्रकार का है, किस टाइप से डिजाइन किया गया है। दूसरी चीज होती है आपकी पीवाईक्यू। ठीक, और पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको आपको एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि पीवाईक्यू जो है कैसे आए हैं, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। क्या होता है कि कुछ एग्जाम्स में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि भाई आपको कितनी समझ है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्या होता है कि जो स्टैटिक होता है, जो एग्जैक्ट डाटा है वो आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं पेडागोजी के, तो जैसे कुछ एग्जाम्स में क्या होगा कि आपसे डायरेक्ट सिद्धांत पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है या किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। लेकिन कुछ एग्जाम में क्या होगा कि उस सिद्धांत का एग्जाम्पल दे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करके आपसे पूछेगा कि ये किस सिद्धांत का जो है वो इस बारे में बताया गया है। तो कुछ जो एग्जाम है वो ऐसे होते हैं। अगर मैं मेनली बात करूँ मोटा मोटी हिसाब, तो जो सीटेट होता है आपका प्योर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एग्जाम होता है। मतलब आपने कितनी समझ है इस चीज को देखने के लिए जो है सीटेट का एग्जाम होता है पेडागोजी का, हो चाहे किसी का भी हो। भाई अगर हम बात करें मैथ्स की, तो उसमें तो ऑलमोस्ट सेम रहता है कि आपको मैथ्स को सॉल्व करके उतने टाइम लिमिट में देना है। वैसे ही आपका ईवीएस का भी रहता है कि उसमें फैक्ट होता है, डाटा होता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। वैसे ही पेपर 2 में भी होता है। दूसरी चीज होती है पीवाईक्यू कि आपसे किस प्रकार के सवाल इसमें पूछे गए हैं। ठीक, तीसरी चीज होती है प्रैक्टिस। तीसरी चीज क्या होती है, प्रैक्टिस। तीसरी लेकिन कम जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी। भाई आपने सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिए, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्स में तो ऐसा होता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आप उस एग्जाम को पास भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमको किस क्रम में चीजों को देखना है, किस क्रम में चीजों को करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है। सिलेबस आप कहाँ से लेंगे भाई, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए इस एग्जाम का सिलेबस करके, तो आराम से आपको जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा। पहली चीज हो गई सिलेबस। पहली चीज क्या हो गई, सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहली चीज तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा सोर्स हो गया आपका कि यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं।
ठीक है, आप जाके गूगल से पूछ सकते हैं, वॉटएवर जिससे भी आप पूछना चाहें, ठीक। और फोर्थ सोर्स हो गया कि आपके अलावा अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो उनसे भी जो है आप सिलेबस मांग सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये वाला जो सोर्स है वो आपके लिए थोड़ा सा खतरा भरा हो सकता है कि वो अगर एजेंसी के द्वारा या परीक्षा लेने वालों के द्वारा सिलेबस में चेंज किया गया है और अगर आपने किसी ऐसे इंसान से सिलेबस ले लिया जिसने काफी पहले एग्जाम दिया था तो आप इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या है कि ऑनलाइन ही उसको निकालने की कोशिश करें। आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन मिल ही जाती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमको पहले क्या करना है। तो सिलेबस आपने निकाल लिया, तो सिलेबस को आपको क्या करना है, अपने पास हमेशा रखना है। आप सिलेबस में देखेंगे कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए होंगे, ठीक है, आपको क्या दिए होंगे, कुछ टॉपिक्स दिए होंगे। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको आपको जो है टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, पढ़ना है, नो मैटर कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। आप अब आपको क्या करना है, इनको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं, किसी का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हैं। किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हैं। देखिए, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ऑफलाइन कोचिंग जो है वो नहीं होती है। हमारे यहाँ पे शिक्षक भर्तियों का हाल हम सभी जानते हैं भाई, सालों साल वैकेंसी नहीं निकलती है तो कौन पढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो है आज का बहुत बड़ा वो बन चुका है। आज हम भी जो बात कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन से भी आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, बहुत कम पैसों में कर सकते हैं। भाई हमारे ऑफलाइन में आने जाने का जो खर्च होता है ना, केवल उतने ही पैसे में हम काफी अच्छी पढ़ाई जो है इसमें कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कोर्स आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, जो टॉपिक वाइज चीजें हैं, वो आपको यूट्यूब पे जाके मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा ईमानदार होकर के सर्च करेंगे तो, ठीक है। आप YouTube से पढ़ सकते हैं। अगर आपसे सर्च करने की मेहनत नहीं बन रही है, आप नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन किसी भी बैच किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपने उसकी डेमो क्लास देखी हुई हो और चीजें आपको समझ में आ रही हो। अगर ऐसा है तो ही आप कोर्स परचेज कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भाई कोर्स ले लेते हैं लेकिन हमको चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं, हम उससे नहीं कर पा रहे होते हैं। देखिए, अभी के टाइम ऐसा है कि आपके पास टीचरों की काफी सारी वैरायटी है, काफी सारे जो है आपको टीचर्स यहाँ पर मिलेंगे जो पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टीचर बेकार होता है, आपको बेकार इन्फॉर्मेशन मिलेगी या अच्छे से नहीं पढ़ाते। हो सकता है कि आपसे कुछ टीचर ऐसे मिल गए हो जिनसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा जो है अपना सर्च करने का जो रास्ता है, थोड़ा सा जो है आपको वे ऑफ सर्चिंग अपना चेंज करने की जरूरत है। अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे जिनसे आप समझ सके। और भाई आप लोग डीएलएड में हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डीएलएड की एग्जाम आपने पास कर ली है या आप डीएलएड में आए हैं, तो भाई आप 12वीं पास करके आए तो आप में इतनी अकल तो होगी कि आप जो है पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और भाई आप में क्षमता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा जो है चेंज करने की और थोड़ा सा अच्छे से सर्च करने की, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझे कि जो टॉपिक वाइज है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। मतलब सिलेबस को न सिर्फ निकालना है बल्कि टॉपिक वाइज हर विषय को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जाम के पहले, ठीक है। चाहे आप तैयारी सीटेट की करें चाहे एस्टेट की करें। उसके बाद दूसरा आता है आपका पीवाईक्यू और प्रैक्टिस, दोनों पी है, ठीक है। इसमें हमको अब बात यह है कि हम पहले क्या करें, पहले प्रैक्टिस करें या पीवाईक्यू करें। तो देखिए साथियों, सिलेबस कंप्लीट करते करते अगर आप में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कौन सा सवाल जो है कहाँ से आया है, मतलब आप पहचान पा रहे हैं कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल पूछा गया है, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप पीवाईक्यू का एनालिसिस पहले कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं जो सिलेबस को तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सवाल जो है वो किस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम इस सिचुएशन में है तो पहले हमको जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो है हमको पीवाईक्यू के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन कैसे करना है, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझे कि किस सिचुएशन में आपको पीवाईक्यू करना है और किस सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक।
प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू कब करना है, जब आप सिलेबस से जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया होगा। ये चीज जब आपके समझ में आ जाती है तो ही आपको जो है पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। नहीं तो अगर आपके साथ ये दिक्कत है कि भाई सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आया है, ये जानने में अगर दिक्कत हो रही है तो पहले आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाइए। निश्चित ही आप पीवाईक्यू को जो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम पीवाईक्यू कहाँ से एनालिसिस करते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, किस पे जा सकते हैं आप, हमारे प्ले स्टोर पे जाइए और वहां जाके जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वॉट एवर, नो मैटर कि आप स्टेट दे रहे हो कि सीटेट दे रहे हो, ठीक है, उस एग्जाम का नाम आपको टाइप करना है। उससे रिलेटेड जो है आपको बहुत सारे ऐप्स जो है अपने प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की बात करते हैं, पेपर 1 की, मतलब 1 से लेकर 5 तक की, तो ये जो है क्वेश्चन पेपर, जो पुराने वाले क्वेश्चन पेपर है, ये आपको मिल जाएंगे अगर आप केवल इतना ही लिख के सर्च करते हैं, MPTET पेपर 1, या फिर पेपर 1 तो नहीं आएगा, ये वर्ग 3 आएगा, है ना। इसमें क्या है कि हम लोग सीटेट में बोलते हैं पेपर 1 2, इसमें बोलते हैं वर्ग 3। अगर आप वर्ग 3 लिख के सर्च करते हैं तो कक्षा 1 से लेके 5 तक जो है जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर वाला जो है कोई ना कोई ऐप आपको वहां पे देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम सीटेट की बात करते हैं तो आप केवल सीटेट पीवाईक्यू लिख के सर्च कर लीजिए। ठीक, अगर आप केवल इतना ही सर्च करेंगे ना तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही पीवाईक्यू वहां पे देखने को मिल जाएंगे, शिफ्ट वाइज, और आपको शिफ्ट वाइज और ईयर वाइज जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है आपको ये दोनों जो है ऐप में चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है अगली चीज हमारी प्रैक्टिस की। हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसके बाद अगली चीज हमारी क्या आती है भाई, प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको चीजें को केवल आंसर नहीं बताना होता, क्योंकि भाई आप सही आंसर को करके चले गए, ये आपकी ट्रू प्रैक्टिस नहीं होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रत्येक ऑप्शन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है, जो आया तो आंसर वो क्यों है। ठीक है, आपको उसके पीछे की जो लाइन है, जो चीजें है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, वो ही आपकी जो है ट्रू प्रैक्टिस कहलाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस हमको कहाँ से करनी चाहिए, पहली चीज बुक से, दूसरी चीज यूट्यूब से, या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऐप से। ठीक है, वेबसाइट या फिर ऐप से, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, ये ऐप तो बना ही टेस्ट देने के लिए। आई होप कि आप इस ऐप को जरूर जानते होंगे, टेक्स्ट बुक। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें केवल टेस्ट ही होते हैं। जब मैंने पहली बार देखा तो वह भी थोड़ा आश्चर्य में आ गई, बोली पढ़ाया लिखा है कुछ नहीं, सीधे टेस्ट होता है इसमें। तो क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा ऐप है, इसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको बकायदा सब्सक्रिप्शन भी मिलता है कि आप कुछ पैसे दे करके जितनी चाहे टेस्ट सीरीज इसमें लगा सकते हैं, ऐसा करके ऑप्शन भी आपको इसमें जो है वो दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो बुक से, अभी के टाइम में बुक से पढ़ना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है, हम लोग का मन ही नहीं लगता है बुक को पढ़ने में। आप रेयर ही जानते होंगे कि कोई अभी बुक से बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ पा रहा है। 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से बुक को पढ़ सकते हैं, 90 लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो देख के या ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। तो भाई यूट्यूब पे क्या होता है कि एक से एक आपकी जो है क्लासेस चलती हैं, आप भी अभी भी जाकर के कोई भी सब्जेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, अनेक प्रैक्टिस क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपको टॉपिक वाली क्लास जानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बाकी जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। और यूट्यूब पे भी जो प्रैक्टिस कराई जाती है ना, जैसा मैंने बोला आपको ऑप्शन को भी देखना है कि जो गलत है तो क्यों है, वो सारी चीजें जो है आपको यूट्यूब पे कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो आपको केवल मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप, तो कई सारे ऐप्स और वेबसाइट ऐसे हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको थोड़ा सा सर्च करने की जो है जरूरत है। तो प्रैक्टिस आप लोग समझ गए कि आपको कैसे करनी है। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जो क्वेश्चन है उसको तो समझना ही है, लेकिन जो ऑप्शन गलत हुआ है उसके ऊपर भी आपको जाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, उसके पीछे की जो
पीछे का जो कारण है, उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप में विकसित होनी चाहिए। जब इस लेवल तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। और ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है भाई, टीयर 1 है, टीयर 2 में आपको और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा कि इस एग्जाम को इन एग्जाम्स को निकालने के लिए जो है इतनी स्ट्रेटेजी काफी है कि भाई आपने सिलेबस बहुत अच्छे से किया हो, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किए हो और प्रैक्टिस की हो। इतना करने के बाद जो है इन एग्जाम को निकालना जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी तैयारी की स्ट्रेटेजी कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हमको बुक से ही पढ़ना है। तो कुछ बुक्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कहाँ से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पढ़ लेनी है एनसीईआरटी। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। भाई जिस भी क्लास का आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप पेपर 1 दे रहे हैं, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक, जहाँ हम एमपी में इसको बोलते हैं वर्ग 3 की परीक्षा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा। ठीक है, या फिर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वर्ग 2 की परीक्षा। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल आप एनसीईआरटी जो है, इन कक्षाओं की जो हमारी अभी चल रही है स्कूलों में, है ना, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है प्रत्येक विषय की, चाहे वो अंग्रेजी हो, गणित हो, हिंदी हो या पर्यावरण हो, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ना है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं ईवीएस के सहित हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी, जो यहाँ से उठ करके सीधे आपके एग्जाम में आ गए हैं या फिर ऑप्शन के रूप में आपको देखने को मिले हैं। तो अगर हम बुक की बात करें भाई, तो बुक हमको क्या पढ़नी है? स्कूलों में जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है बच्चों की, उसको बहुत अच्छे से हमको तैयार करना है। ठीक है, जैसे अभी तो हम सीटेट को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि भाई सेंट्रल के स्कूल के एग्जाम की बुक लेना जो है थोड़ा मुश्किल है, और सीटेट की तैयारी तो आप ऑनलाइन काफी अच्छे से कर सकते हैं, यूट्यूब पे सफिशिएंट है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एस्टेट की। तो एस्टेट की जो तैयारी हमको करनी है, मेनली हम बात करते हैं आज एमपीटीईटी के बारे में। एस्टेट में भी क्या होता है, सिलेबस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो है सिलेबस चेंज होने के जो चांसेस है वो इस बार कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब एमपीटीईटी में बन रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे। भाई देखिए, सिलेबस चेंज भी होगा तो आप शिक्षक ही बनने वाले हैं ना, आपसे पेडागोजी उठा करके वो कुछ और तो नहीं ले आएगा। ऐसा तो नहीं है कि पेडागोजी हटा के वहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सभी के अलावा कुछ और जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो ये बुक है एनसीईआरटी, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, और जो आपका पुराना सिलेबस है उससे रिलेटेड चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 से लेके 8 तक तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिना किसी बात को सोचे कक्षा 1 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी की सभी विषयों की सभी पुस्तकों को जो है पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को जो है समझ लेना है। ठीक है, आप चाहें तो कक्षा 10 तक भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 मतलब कि वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में क्या है, आपको कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की, वर्ग 3 में आपको क्या है, कक्षा 1 से लेके 5 तक के, और साथ के साथ कक्षा 6 से 8 तक जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, इन तीनों विषयों में काफी अच्छे से इनके बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, जो ईवीएस से कनेक्टेड है, पर्यावरण से। ठीक है, जो चीजें पर्यावरण से रिलेट करती हुई आपको ईवीएस और सामाजिक विज्ञान में दी है उसको पढ़ना है। और भाषा को कैसे पढ़ना है भाई, किताबों से, वहां जाके हमको उनके पाठों को नहीं पढ़ना है, पाठ के पीछे भाषा अध्ययन दिया रहता है, जिसमें जो है शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी, खालिस्तान, समाज, संधि और भी बहुत सारे जो व्याकरण की चीजें हैं वो उसमें दी रहती है। विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उनको जाके आपको पढ़ना है भाषा में। ठीक है, वैसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, आपको कुछ इडियम्स और फ्रेजेस दिए रहते हैं, राइमिंग वर्ड्स दिए रहते हैं, एंटोनिम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं, आपके टेंसेस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन चीजें हैं वो आपको जाकर के यहाँ पे पढ़नी है। ठीक, कहाँ से पढ़नी है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की किताबों को। अब बात करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो बातें क्लियर हो जाएगी कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पुराना सिलेबस भी आपने पहले से पढ़ रखा है, एनसीईआरटी आपकी की हुई है, तो आपको बहुत कुछ करने की जो जरूरत है वो एग्जाम में नहीं पढ़ने वाली, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। तो भाई अपन
टीचर बनने वाले, अपने को एग्जाम देना है, तो अपन इतना काम अभी करके रख सकते हैं, चाहे वैकेंसी जब भी आए। ठीक, उसके बाद हमको ये सब करने के बाद क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आपकी एनसीईआरटी पढ़ के हो जाए, इसके बाद आप शांति से बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी एग्जाम आएगा आप दे दीजिएगा, आप बिल्कुल ही इसमें पास जो है निश्चित ही हो जाएंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी कि कैसे आप जो है स्टेट टेट, मेनली एमपी टेट की बात मैंने आज की है, और जो अदर स्टेट है उसमें भी ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी सेम होगी। लेकिन क्या होगा, जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो तो अभी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, लेकिन आपके स्टेट में अगर कोई एक्स्ट्रा बुक है या स्टेट में जो है वो चल रही है, तो आप उसको भी साथ में पढ़ते चलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्ट्रेटेजी कि कैसे हमको जो है टेट एग्जाम्स की तैयारी करनी है और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स होंगे, कौन सी चीजें हमको पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। इन सभी के सहित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड या इस एग्जाम के रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड जो डाउट है उनको भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। उनका जो आंसर है वो मैं वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में आपको देने का प्रयास करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी तैयारी करने वाले हैं इसी एग्जाम के बारे में, चाहे तो सीटेट या एसटेट, है ना, दोनों कॉमन है। तो जो कॉमन चीजें होंगी और जो प्रॉपर उस वीडियो एग्जाम से रिलेटेड भी होगी, तो उनसे रिलेटेड जो वीडियो है आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।